हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। अब क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और हम कर रहे थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके थे, उन्हें आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे। चलिए, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है एंड मेंशन इट्स ड्रॉबैक, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों को समझाइए और इनकी सीमाएं बताइए। चलिए, तो एक एक करके सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी मैटर है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और इन कणों को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, ये एक मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर क्या है? एक तरह का पदार्थ है। अब पदार्थ क्या होता है वो हमें आना चाहिए। अब कोई भी मैटर क्या होता है बच्चों? पदार्थ क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे अगर हम इस पेन की बात करें तो देखो, इसने इतनी जगह यहाँ पर घेरी हुई है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसका कुछ ना कुछ क्या है? मास भी है, ठीक। इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है? पदार्थ कहा जा रहा है। अब ये जो पदार्थ है ये किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर से बना बना है, कण से मिलकर के बना है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे कण है जिनसे मिलकर के ये पदार्थ बना हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स या परमाणु कहा जाता है। चलिए, तो पहला पॉइंट यही था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, यानी कि जितने भी हमारे मैटर हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? एटम से मिलकर के बने हैं। नेक्स्ट है, एटम आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। अब ये जो एटम है बच्चों, एटम है क्या? इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ये पदार्थ है, इसकी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वही क्या है? एटम है। अब ये जो एटम है ये कैसे है? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल यानी कि इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि अविभाज्य है, ठीक है। यानी कि इनको विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही इनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ना ही इनको पूरा नष्ट किया जा सकता है, ना ही इनको पार्ट्स में क्या किया जा सकता है और आगे डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अब किसी एटम के जितने भी अलग अलग किसी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे ही क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। यानी कि जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक जैसे होंगे। नेक्स्ट है, एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। अब एटम्स क्या करते हैं बच्चों? फिक्स रेशियो में, यानी कि स्थिर अनुपात में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O भी क्या है? एक फिक्स रेशियो में होता है, CO2 एक फिक्स रेशियो में होता है। तो वैसे ही एटम्स जो है वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके बनाते हैं कंपाउंड को, किसी यौगिक को। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है? अब ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक है जो पॉइंट नंबर सेकंड है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में हमें पता चला इसका ड्रॉबैक कि एटम को क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो सबसे छोटा कण होगा उसे क्या कह रहे हैं हम? एटम कह रहे हैं, यानी कि परमाणु कह रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने कहा कि ये छोटा पार्ट है, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला बच्चों इस एटम को क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो जिन पार्ट्स में इसे विभाजित किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है इसके सब अटोमिक पार्टिकल्स। अब वो सब अटोमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम को भी बाद में हमें पता चलता है कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। अब दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार शो दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन डिफर। अब जो आइसोटोप्स होते हैं और आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जैसे कि हम कहें, अगर हम कहें तो ये क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। वैसे ही हमारे क्या होते हैं? आइसोबार, जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे कि
जैसे इनकी बात करें, देखो नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14 दोनों का मास क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे आइसोबार्स और ये हो जाते हैं हमारे आइसोटोप्स। ठीक, तो यहाँ पर आइसोटोप और आइसोबार एलिमेंट जो है ये बताते हैं कि सेम एलिमेंट के एटम भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ये बताते हैं, जबकि ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में नहीं बताया गया था। ठीक है, चलिए एक बार इन्हें हिंदी में देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को बच्चों, कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अविभाज्य तो है, लेकिन बाद में क्या पता चलता है हमें कि उन्हें विभाजित किया जा सकता है। अब किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के जितने भी परमाणु होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन में बहुत सारे एटम्स होंगे। अब ये सारे एटम जो है क्या होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि समान होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला है परमाणु निश्चित अनुपात में यौगिक बनाते, क्या करते हैं, एक फिक्स रेशियो में क्या बनाते हैं, किसी कंपाउंड को बनाते हैं। अब परमाणु की सीमाएं की बात करते हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, कि ये अविभाज्य नहीं है। इसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की खोज हुई तो इससे पता चल गया कि एटम को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगला, समस्थानिक और समभारक के कारण एक ही तत्व के परमाणु, यानी कि आइसोटोप्स और आइसोबार के कारण एक ही तत्व के परमाणु अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के जो परमाणु है वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कि जितने भी मतलब किसी एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम सेम होंगे, समान होंगे। ये इनका कहना था यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 थर्ड में। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इसको भी बाद में आइसोटोप्स और आइसोबार में जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एटम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। एक एटम क्या है और एटम मॉलिक्यूल से अलग कैसे है ना, परमाणु क्या होता है और ये अणु से भिन्न कैसे है। तो कैसे होता है भिन्न, हमें पता है भिन्न होगा। एटम तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से मिलकर के बनता है एटम से मिलकर के। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस तो यही है। चलिए, तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये क्या है, किसी पदार्थ की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। दूसरी चीज, दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, और इसमें किसी भी एलिमेंट की, ये एटम में क्या होता है बच्चों, ये एटम में जिस एलिमेंट का ये एटम है ना, जिस तत्व का ये एटम है उसके रासायनिक गुण इसमें होते हैं। अगला, अब मॉलिक्यूल, जबकि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। जबकि मॉलिक्यूल क्या है, एक या एक से अधिक एटम जब मिल जाते हैं तो कब क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, केमिकली बाउंडेड टुगेदर, है ना, यानी कि रासायनिक संयोजन से। ठीक है, अगला, एटम में डिफरेंस क्या है, देखो एटम्स तो स्मॉलेस्ट यूनिट है और मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन है। एटम अकेला है और मॉलिक्यूल क्या है, झुंड में है। हम कह सकते हैं एटम क्या है, अकेला है ना, और मॉलिक्यूल क्या है, झुंड में है। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, अभी क्लोरीन अलग है तो क्लोरीन का एक क्या है, एटम है। अभी क्या बन गया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, है ना, एक से ज्यादा एटम मिलकर के क्या बना दिया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना दिया। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ये अकेला है और ये क्या है, एक से ज्यादा मिलकर के एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल यानी कि अणु को बना रहे हैं। तो हिंदी में रीड करते हैं इसे। परमाणु पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जो तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। ठीक है, क्या करती है, तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है। और दूसरी चीज, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। कैसे बनते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों में भिन्नता क्या है कि ये तो सबसे छोटी इकाई है और जबकि अणु क्या है, परमाणुओं का समूह है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर बनता है H2O या O2। ठीक है, जैसे कि सिंपल ऑक्सीजन हमारा एक एटम है।
अब जब ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक, तो यही डिफरेंस है एटम में और मॉलिक्यूल में बच्चों। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। H2SO4 के साथ साथ अगर हमें कहा जाए HCl का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास, NaNO3 का मॉलिक्यूलर मास, HNO3 का मॉलिक्यूलर मास, CCl4 का मॉलिक्यूलर मास, HCl का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि इन सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे और मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करना है। चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। Molecular mass is the sum of atomic mass of all the atoms in a molecule। यानी कि किसका सम होता है, किसको ऐड करते हैं हम, सारे एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में, है ना, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उनको क्या करना, उनके एटॉमिक मासेस का सम करना। यानी कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या है, एक एटम से तो बना नहीं, एक से ज्यादा एटम से मिल करके बना है। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, ठीक है, उन एटम का जो भी क्या है एटॉमिक मास है, उनका सम करना, उनका सम करके क्या मिलता है, हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। ठीक है, यानी कि अणु, द्रव्यमान, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या होता है, किसी अणु में जितने भी क्या है, जैसे अगर हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसमें जितने भी एटम हैं, जितने भी एटम क्या है, देखो दो हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, प्लस एक सल्फर का एटम है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस 4 किसके है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इन सभी को जब हम इनके एटॉमिक मास को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उनका योग करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, तो हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली कहें हम किसी भी मॉलिक्यूल का मास, जैसे ये H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मास होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो हाइड्रोजन एक एटम है अकेला, इसका मास है 1, तो इसके मास को क्या कह रहे हैं हम, एटॉमिक मास कह रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें H2, अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसका जो भी मास है 1 इंटू 2, इसका जो भी मास आता है, इसका मास आता है 2, तो इसे क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास, और इससे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है, उनका जो भी एटॉमिक मास है, उनका योग करना। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। अब इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 4 just 64 plus 2 66 plus 32 gives 98 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो कितना आ गया, 98 आ गया। तो वैसे ही हम HCl, NaCl, NaNO3, HNO3, CCl4, HCl, इन सभी का एटॉमिक मास भी, सॉरी मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इन सभी का मॉलिक्यूलर मास अभी फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, साथ में आपको डेफिनेशन नोट करनी है, ये वाला जो हमने अभी सॉल्व किया H2SO4 का एटॉमिक मास, ये नोट करना है, और इन सभी का एटॉमिक मास आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। एटॉमिक मास जैसे क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, इसके अलावा सोडियम का होता है बच्चों 23, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो सारे एटॉमिक मास यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी मदद से आप सब तक क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। चलिए, तो खुद से आप ये सारा सॉल्व कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोल एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या है और उससे क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम समझते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था अपने लास्ट लेक्चर में, तो वहां पर हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, थोड़ा बहुत समझा था। चलिए अब मोल कॉन्सेप्ट है क्या। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग। अब एक मोल कितना होता है बच्चों, जिसमें कितना हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। और इसका सिंबल होता है बच्चों कुछ इस तरीके से, Na भी इसको लिखा जाता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि आपके पास क्या है Na पार्टिकल्स है, Na पार्टिकल्स, तो Na पार्टिकल से आपको क्या समझ आना है कि वो क्या है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अब आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक पूरा चैप्टर है जहां पर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाया जाएगा, अच्छे से आप वहां पर सीखेंगे, ठीक। अब ये काम क्या करता है, इट हेल्प्स इन काउंटिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स यूजिंग मासेस। तो यहाँ से हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं उनके मास से। कैसे, जैसे अगर हमें एक मोल फाइंड करना है, ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा 1 मोल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23। आपको कहा जाए कि आपको क्या है 1 मोल ऑफ पेन है, तो 1 मोल ऑफ पेन यानी कि इस पेन के कितने पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपसे कुछ भी कहा जाए, अगर कहा जाए कि 1 मोल है ये, तो इसका मतलब क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हम एटॉमिक मास के बारे में जान चुके हैं, है ना, मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी जान चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें किसी भी चीज में नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमें सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो उसमें हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। तो वहां पर जो भी मास गिवन होगा अपॉन मोलर मास, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास भी हम इसे कहते हैं, मोलर मास का हो या मॉलिक्यूलर मास का हो, बात एक ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किया जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो वैसे ही हम मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने तो ये फॉर्मूला है। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, अगर हमें बताना है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसका भी अलग फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू जितने हमारे पास मोल है इनटू एवोगैड्रो नंबर कर लेंगे, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल को उनके मास की वजह से या उनके मास की हेल्प से या उनके मास को यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, सिंपल। जैसे कि एक मोल वह मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं, जिसको एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है, और इसको ये सिंबल होता है इसका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह द्रव्यमान के आधार पर परमाणुओं अणुओं की गिनती में सहायक है, ठीक है, परमाणुओं और अणुओं की गिनती में क्या है, सहायक है। चलिए बच्चों, तो इतना समझ में आ गया होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, इतना ही जानना है आपको क्लास 9th में। बाकी इसको हम 10th में पढ़ेंगे, 10th में थोड़ा बहुत ऐसा होता नहीं है ये, 11th में हमारे पास ये डिटेल में होता है, तो 11th में हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। चलो तो इतना नोट कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोलर मासेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर मासेस। अब मोलर मास मॉलिक्यूलर मास से कैसे फाइंड करेंगे, देखो मोलर मास मॉलिक्यूलर मास सेम ही है, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ग्राम पर मोल का, ठीक है, सिंपल। मोलर मास इज द मास ऑफ, मोलर मास है क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास है उससे क्या कहा जा रहा है, मोलर मास कहा जा रहा है, जो पीछे अभी हमने फॉर्मूले में देखा, ठीक। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास बट एक्सप्रेस्ड इन। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो होता ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही है, लेकिन एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में। जबकि देखो बच्चों, अभी हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था ना, जैसे हमने H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाला था, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना था
वो था कुछ 98 यू। तो कैसे इसको लिखते हैं हम, 98 यू लिखा जाता है या 98 AMU हम लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, उसी को अगर हम मोलर मास कहें H2SO4 का, तो उसको क्या लिखेंगे, 98 ग्राम लिखेंगे। खाली क्या लिखेंगे, 98 ग्राम लिखेंगे। तो डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा ये टॉपिक है नहीं, इजी है। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास है उसको 1 ग्राम पर मोल से क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे हम हाइड्रोजन को कह रहे हैं कि क्या है, 1 AMU मास, क्या है 1 AMU। H2 का मास कह रहे हैं हम कितना है, 2 AMU। अगर हम उसको क्या कहें, मोलर मास कहें तो कितना कहेंगे, 2 ग्राम कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ के 1 मोल की द्रव्यमान होता है। यह 1 मोल का द्रव्यमान होता है। ठीक है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है। यह संख्यात्मक रूप से अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, पर इकाई होती है ग्राम पर मोल। तो मोलर द्रव्यमान इज इक्वल्स टू अणु द्रव्यमान इनटू 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो, तो इतनी सी बात थी, तो इजी था ये टॉपिक भी। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड। तो कुछ टॉपिक्स जो है हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए होंगे अगर चैप्टर के साथ साथ, तो यहाँ पर आपको वो जरूर से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।